वेलकम। तो साउंड के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही जल्द ये चैप्टर भी ख़त्म होगा हमारा। अभी हम चैप्टर के मिडिल मोस्ट पार्ट में हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर कि ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है ना वो एक्चुअली डिवाइस होता क्या है और ये एक्चुअली कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क एक यू शेप का एक डिवाइस होता है, स्टील से बना होता है। ट्यूनिंग फॉर्क इज़ अ यू शेप्ड, कैपिटल यू जैसा होता है ना वैसे शेप का होता है, स्टील से बना हुआ होता है। स्टील डिवाइस विथ ए स्टेम एट द बेस। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा आपको। इट प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड। स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। बताता हूँ सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कैसा होता है। व्हेन वन ऑफ इट्स prongs is struck against a rubber pad या फिर कॉर्क। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? एक यू शेप का एक स्टील का डिवाइस होता है जिसमें स्टेम होता है इसके बेस में, और ये एक स्पेसिफिक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है जब इसके किसी एक प्रॉन्ग को हम रबर पैड या फिर कॉर्क से मतलब स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इसका दिखने में ऐसा होता है। तो ऐसे शेप का होता है और इसके नीचे एक बेस ऐसा करके होता है। ओके, ऐसा बेस का होता है। और ये थोड़ा ठीक होता है ऐसे, इसका ऐसे करके होता है ये। ओके, वेट। ओके, कुछ ऐसा ऐसा होता है इसका शेप, ट्यूनिंग फॉर्क का शेप। और ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। और ये है स्टेम। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क से सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड निकलता है। सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब कितना? जैसे कि मान लीजिए इसका सिंगल फ्रीक्वेंसी जैसे कि 450 हर्ट्स, या फिर कह सकते हो 474 हर्ट्स। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ 450 हर्ट्स ही होगा इसका फ्रीक्वेंसी, या फिर 474 हर्ट्स होगा इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब हर्ट्स मतलब क्या? 450 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। मतलब 450 हर्ट्स मतलब 450 ऑसिलेशन या एक सेकंड में करता है। एक सेकंड में 450 टाइम्स ये वाइब्रेट करता है।
और 474 हर्ट्स मतलब 1 सेकंड में 474 टाइम्स वाइब्रेट करता है। ओके, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे साउंड होता है देखो। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड मेरे मुंह से निकल रहा है। अगर मैं सिर्फ हेलो करता रहूँ तो मैं सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस करूँ। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी कि हेलो, देखा मैं एकदम, मेरा वॉइस एकदम स्टील हो चुका है, मतलब मैं सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी ऐसे हेलो 1 2 3 4 करूँ तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड निकलेंगे मेरे मुंह से। ठीक है, तो अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक अगर आपको कोई नॉलेज है तो 7 स्वर होते हैं तो हर एक स्वर में हर एक तरीके का फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि सा में बहुत लोगों का ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प, सी। तो जब कोई सा करता है तो अकॉर्डिंग टू द स्केल डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीके का आता है साउंड। ठीक है, तो कुछ कुछ किसी एक ने सा करके स्वर लगाया तो उसका सी शार्प हो गया, उसका स्केल, मतलब उसने सी शार्प वाला फ्रीक्वेंसी वाला स्केल उसने उसके गले से निकला। फिर दूसरे ने किया तो उसके सा करने के बाद उसका जो स्केल है वो ए हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है। ठीक है, इसलिए सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो है तभी निकलेगा जब हम एकदम स्टील करके हम अपना करते हैं, मतलब वॉइस स्वर करते हैं, उच्चारण करते हैं, जैसे कि सा करके। फिर ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमें सुनाई नहीं देता, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड नहीं मतलब लाउडनेस होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक ही बात है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड बोलो तो एक ही बात है। तो लाउडनेस बहुत कम होता है। ठीक है, लाउडनेस कम हुआ इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, जब इसको एक रबर पैड पर मारा जाता है, बीट किया जाता है, ठीक है, तब ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, दिखाई नहीं देता आँखों से। ठीक है, वाइब्रेशंस बहुत मतलब छोटे होते हैं। अगर आपका आँखें बहुत तेज तेज़ हैं तो शायद आपको दिखेगा, लेकिन जब इसको आप अपने आँखों के पास लेके जाओगे तब आपको दिखेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी नहीं दिखता। इसको मतलब दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक थर्मोकोल का छोटा सा बॉल ऐसे करके रखा जाता है, इसको ऐसे थ्रेड से ऊपर बांध दिया जाता है। ठीक है, जब ये ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट करता है जो थर्मोकोल का बॉल ऐसे उछल जाता है, ऐसे आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर आता है, इसमें वाइब्रेट होता है, फिर से दूर चला जाता है ऐसे करके। ठीक है, और जब इसको आप अपने कान के पास लेके जाओगे तो आपको एक वियर्ड सा एक साउंड सुनाई को देगा एक्चुअली। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट तरीके का साउंड आपको सुनाई देगा। ठीक है, ज़्यादा वाइब्रेशंस हुआ तो और भी ज़्यादा वियर्ड होगा। ठीक है, ज़्यादा हर्ट्स का हुआ एक्चुअली। ठीक है, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता, ये प्रूफ कैसे हुआ। ठीक है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं हुआ, ये प्रूफ हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसा एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रिक बेल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक बेल जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, लेकिन अभी के लिए ज़्यादातर स्कूल में ही मैनुअल बेल होते हैं जो हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या किया जाता है, एक जार को लिया गया था। ठीक है, जार ऐसे करके एकदम वैक्यूम टाइट है। ठीक है, इससे हवा घुसता नहीं है, एंटर नहीं कर पाता। तो इसमें क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे करके, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रिक बेल करके ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है वो रिंगिंग वाला साउंड। ठीक है, कॉपर का, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, आई गेस कॉपर की है, कॉपर का ही है, बिकॉज कॉपर रिंगिंग साउंड बनाता है, प्रोड्यूस करता है, सॉरी। आई डोंट नो कि किससे बनाया जाता है, लेकिन ऐसा करके एक डिश टाइप, हाँ डिश की तरह ये होता है जिससे रिंगिंग साउंड आता है। तो क्या किया गया, इसका सर्किट को बाहर लेके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके लिया गया, और वैक्यूम चैम्बर में एक ऐसा करके वैक्यूम चैम्बर होता है, पाइप से सारा का सारा अंदर का पानी, सॉरी पानी नहीं, हवा निकाल लिया गया, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया गया है इस जार के अंदर। करने के बाद क्या किया, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन होते हुए हमें साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है,
लेकिन जैसे हमने वैक्यूम चलाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे जो साउंड है वो धीमी हो गया। धीमी मतलब क्या, फेड हो गया, फेड। स्लो नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्लो नहीं हुआ, फेड हो गया। धीरे धीरे करके आवाज़ जो है फेड होकर ये और सुनना मैंने सुनाई देना बंद हो गया साउंड। ठीक है। तो जब अंदर वैक्यूम ने जगह ले लिया, मतलब अभी अंदर एक भी परसेंट एयर नहीं है, तब क्या हुआ, मतलब अभी भी बज रहा है, अभी भी बज रहा है इलेक्ट्रिक बेल। ओके। दिखाई दे रहा है, ग्लास का जार है, दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक बेल जो है रिंग हो रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे प्रूफ हो गया कि वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि उसमें मीडियम नहीं होता, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, और साउंड को मीडियम चाहिए होता है अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है अभी, 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। साउंड ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ अदर planets is not heard on Earth. Why? Why? तो जितने भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं स्पेस में या फिर अदर प्लैनेट्स में, वो हमारे अर्थ में क्यों नहीं सुनाई देता? आपका आंसर होगा कि वैक्यूम की वजह से। तो दिस इज़ बिकॉज साउंड नीड्स a material medium to propagate, medium to travel या फिर propagate, and there is no material medium between other planets and the earth। तो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के बिटवीन में कोई भी मैटेरियल मीडियम होता नहीं है। इससे क्या होता है कि साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है और हमें साउंड सुना नहीं देता है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के हो रहे हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है इनका, फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा, बिकॉज वैक्यूम है, मीडियम नहीं है। ओके। इसके बाद हम एक क्वेश्चन नहीं, ये और क्वेश्चंस मैं ऑरली बोलता हूँ वो क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहा जाता है? बिकॉज साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं कैसे, पैरेलली, और यू कैन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में जो बेल बजाया जाता है, ठीक है, हैमर से बीट किया जाता है स्कूल बेल में, तो उससे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा, जब भी स्कूल बेल को एक हथौड़े से पीटा जाता है, मतलब मारा जाता है, तब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। हमें क्या पता है कि वाइब्रेशंस जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन हवा में। तो हवा हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन का जो एनर्जी है ट्रांसफ़र होता है उस क्या बोलते हैं उसको, स्कूल बेल से। फिर रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन होकर क्या होता है, साउंड हमारे कानों में आता है। फिर हमारे कानों में आकर ये इंटरप्रेट होता है, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है इसको, जिससे हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अभी स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है उसका स्पीड कितना है? ओके। तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव travels with different
speeds in different medium। ठीक है, तो साउंड का जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड है इसका। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस मीडियम में है, तो मेरा आंसर होगा सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में है और सबसे कम स्पीड गैस में है, और सबसे मीडियम स्पीड किस में है, लिक्विड में है। ओके, सो इन जनरल speed of sound in solids is ज़्यादा than speed of sound in liquids और इससे कम है ये और इससे कम है ये। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। और स्पीड ऑफ साउंड कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो एक साउंड वेव का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, जो कि है टेम्परेचर और प्रेशर, और भी कुछ है, लेकिन अभी के लिए टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, और ये किसका टेम्परेचर और प्रेशर, मीडियम का टेम्परेचर या फिर प्रेशर। ठीक है, जिस पे ये ट्रैवल कर रहा है, जिस मीडियम से ये ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम का टेम्परेचर और प्रेशर पर ये डिपेंड करता है। अब ये मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर का जो है वो क्या करता है वो इस चैप्टर में नहीं है, और भी हायर स्टैंडर्ड्स में हो सकता है, लेकिन अभी के लिए टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। तो 0 डिग्री सेल्सियस में स्पीड का जो साउंड का जो स्पीड है हवा में, एयर में, वो 331 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेल्सियस में। और हर एक डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज से 0.6 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज होता है साउंड के स्पीड में, हवा में एक्चुअली। ओके, इन एयर, सो इन एयर स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होता है जब 1 डिग्री सेल्सियस करके टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। सपोज मान लीजिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस है इसमें स्पीड इतना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस में इसका स्पीड होगा 331 प्लस 0.6, मतलब 331.6 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और रूम टेम्परेचर में मतलब 22 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये था स्पीड ऑफ साउंड। अभी हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड के बीच में जो रिलेशन है। ओके, रिलेशन between wavelength, wave speed and frequency। ओके, इन तीनों के बीच में रिलेशन है एक। ठीक है, इक्वेशन बोल सकते हो, एक तरीके का इक्वेशन बना सकते हैं इनको यूज़ करके। देखते हैं कैसे। तो पहले हमें वेवलेंथ का डेफिनेशन ठीक से समझना पड़ेगा। वेवलेंथ मतलब इट इज़ डिफाइंड
as the distance traveled by a wave when a particle of the medium completes one vibration. The particle takes time capital T equal to the time period of time period to complete one oscillation or vibration. तो वेवलेंथ क्या है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जब एक पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन को कंप्लीट किया है। तो देखो ये वो पार्टिकल है, इसे टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके किया। तो अभी ये ऐसे आगे गया, पार्टिकल आगे गया पीछे गया, ठीक है। तो आगे पीछे, पहले आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा, पहले आगे जाएगा ऑब्वियसली, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे जाएगा, ठीक है। इतने में एक वेव जितना कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब एक वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। मतलब मान लीजिए कि ऐसा है कि ये है पार्टिकल, ये ऐसे गया पहले, फिर पीछे आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में गया। तो इतने टाइम में एक वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर दोनों टाइम से करें तो इसने जो है अपना वाइब्रेशन कंप्लीट किया, और उसमें मान लीजिए अभी पहले ये इधर जाएगा, ऐसे करके इधर गया तो वेव इधर आया, फिर ये पीछे गया तो वेव नीचे आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में गया तो इधर आया, ठीक है। ऐसे करके इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेव ने, ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी पार्टिकल आगे गया और पीछे आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में गया, इतने में जितना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया है, मतलब कवर किया है, उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ। ओके, और मान लीजिए कि जो पार्टिकल है उसको टाइम टी लगा है, ठीक है, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड है वो टी के साथ इक्वल है, कैपिटल टी के साथ इक्वल है। तो उसको टी टाइम लगा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वेव स्पीड क्या होगा फिर, वेव स्पीड क्या होगा, ये होगा वेवलेंथ, रुको वेवलेंथ नहीं लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल लिखूंगा पहले, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या फिर टाइम टेकन। तो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव व्हेन अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल किसने किया है, वेवलेंथ ने किया है। और टाइम टेकन को क्या माना है हमने, कैपिटल टी। और वेव स्पीड मतलब क्या, अच्छा वेव स्पीड छोड़ो, स्पीड क्या है मतलब बताओ, पहले बताओ मुझे स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। और स्पीड किसका है, वेव का स्पीड कितना है तो वेव स्पीड लिखा, ओके। और डिस्टेंस ट्रेवल किसने किया है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ने, और कितने टाइम में किया है, टी टाइम में किया है। हमें नहीं पता कितने टाइम में किया है, लेकिन टी हमने पकड़ लिया इसको, ठीक है। सो वेव स्पीड
होगा भी इक्वल टू वेवलेंथ बाई टी। ठीक है, डिस्टेंस लेवल तो हमारा वेवलेंथ है बाई टी। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा। तो भी इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम टेकन। तो ये बन जाता है हमारा एक फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, दूसरा फॉर्मूला ये बनता है, इसी से बनता है, भी इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं इसको। देखो लैम्डा इंटू 1/t, क्यों लिखेंगे इसको ऐसे, देखो लैम्डा बाई टी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t। अगर इसको इंटू मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें लैम्डा बाई टी ही मिलता है। अभी 1/t लिखने का पॉइंट क्या है, अभी अपने अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर देकर सोचो 1/t किसका फॉर्मूला था, किसके साथ इक्वल था 1/t। तो अगर आपको याद आ चुका होगा कि 1/t मीन्स नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t हमने प्रूव करके रखा था, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि 1/फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टी। ओके, तो जो इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी 1/t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लिखेंगे भी वेव स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t की जगह पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें और एक फॉर्मूला मिल चुका है, वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ओके, मिल गया। और हमें बाकी के तो यहाँ पर फॉर्मूला है ही हमारे पास, ये दो फॉर्मूलास हमारे ऑलरेडी पास है, हमारे पास है। तो ये इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 मतलब 3 कह सकते हो, बिकॉज ये तो सेम ही है, बस इसका उल्टा है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, इसका फार्मूला इस वाले फार्मूला का यूज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुल हमारे 5 फार्मूला बन चुका है। ओके, वी कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम टू कंप्लीट आवर, टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी, ये याद रखो, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, एक वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, जितने टाइम में एक पार्टिकल ने अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन एयर का जो ऑडिबल रेंज है वो कितना है उसके बारे में बात करेंगे। ऑडिबल रेंज मतलब कितना फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम सुन सकते हैं सबसे नीचे से, और सबसे हाई कितना फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम झेल सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं अपने कानों से। तो सबसे कम वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ है, 20 हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी है। और सबसे ज़्यादा वाला है 20 किलो हर्ट्ज़ का। इतने फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में हमारा कान सुनाई, मतलब सुन पाता है इतने साउंड्स, जितने जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में हो। ओके, सो द ह्यूमन ear and brain are sensitive to sound waves confined to the frequency range from 20 hertz to 20 किलोहर्ट्ज़। अब 20 किलोहर्ट्ज़ मतलब कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज़। क्यों, बिकॉज 1 किलोहर्ट्ज़ कितना होता है, 1000 हर्ट्ज़। तो देयरफॉर 20 किलोहर्ट्ज़ कितना होगा, 20 इंटू 1000 मतलब 20,000। ओके, तो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में जो भी साउंड होंगे उन सबको हमारा जो कान है और ब्रेन है वो सुन सकता है और इंटरप्रेट कर सकता है। दिस रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर ऑडिबल रेंज के बाद हम बात करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में।
ओके। अल्ट्रासोनिक वेव, अभी अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? तो ये एक ऐसा वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है। ए वेव हुज फ्रीक्वेंसी is above the upper limit of ऑडिबल रेंज। मतलब ऑडिबल रेंज का जो अपर लिमिट है जो कि है 20 किलो हर्ट्स, उससे भी ज़्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। दैट इज़ 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। ओके। अभी अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है फिर? अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब ये एक ऐसा साउंड है, साउंड वेव है एक्चुअली। द साउंड वेव्स ऑफ frequency greater than 20 kilohertz are known as ultrasonic sound। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में। ओके। इससे पहले इंफ्रासोनिक वेव क्या है ये जान लेते हैं। तो इंफ्रासोनिक वेव जो है अल्ट्रासोनिक वेव के ऑपोजिट होता है। तो मैं बताता हूँ कैसा होता है, पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक वेव तो पता है क्या कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, लेकिन इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। इंफ्रासोनिक वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो द लोअर लिमिट मतलब क्या? 20 हर्ट्ज के नीचे वाला ऑडिबल रेंज दैट इज 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, सॉरी वेव। ठीक है। तो एक ऐसा वेव जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज से भी कम है। ठीक है, इसे हम सुन नहीं पाते हैं, इसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। और इंफ्रासोनिक साउंड मतलब वैसे साउंड वेव्स, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि और लिखना ना पड़े, सेम ही है। ठीक है, सेंटेंस सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, पॉइंट्स में। तो अल्ट्रासोनिक की जगह पर लिखना पड़ेगा इंफ्रासोनिक। द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहते हैं? वैसे साउंड वेव्स को कहते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सोनिक बूम के बारे में। सोनिक बूम या फिर जो भी हो, सोनिक बूम ही बोलते हैं इसको। सोनिक बूम क्या है? ये सोनिक बूम, मतलब जब एक बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट स्पीड के साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद a speed greater than the speed of sound in air। ठीक है, एयर में आपको मेंशन करना है कि कहाँ पर किसका साउंड, क्योंकि
एयर में साउंड का स्पीड अलग होता है और सॉलिड में अलग होता है और लिक्विड में अलग होता है. इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग at supersonic speed. Jet fighters, bullet, etc. often travel at supersonic speeds. Due to this, due to its very high speed, a supersonic aircraft produces extremely loud sound waves called shock waves. अभी हम असली सोनिक बूम का डेफिनेशन जानेंगे. तो सोनिक बूम is an explosive noise caused by the shock waves from an aircraft or any other object which is traveling faster than the speed of sound. तो सोनिक बूम क्या है? एक एक्सप्लोजिव नॉइज़ होता है. ये शॉक वेव्स की वजह से होता है. जो शॉक वेव्स कौन पैदा करते हैं? जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट ट्रेवल करते हैं. ओके. तो सोनिक बूम को पढ़ने से पहले हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़े उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब एक बॉडी साउंड के स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल करता है हवा में, इसको कहा जाता है कि वो जो बॉडी है वो सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर रहा है. ओके, गॉट इट. सो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करने पर उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, या फिर उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जाम्पल के तौर पे जेट फाइटर्स, बुलेट, ये सारे के सारे अक्सर सुपरसोनिक स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं, बुलेट और ये जेट फाइटर्स. ओके. और ड्यू टू दिस वेरी हाई स्पीड, इसी हाई स्पीड के वजह से जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. बहुत लाउड होते हैं ये, कान के पर्दे फटने का चांस होता है, फिर फटते भी हैं बहुत ज़्यादा. और इन्हें कहते हैं हम शॉक वेव्स. ठीक है, शॉक वेव्स. तो इसी हाई स्पीड की वजह से ये शॉक वेव्स पैदा होती हैं. और कौन पैदा करता है? जो एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट ट्रेवल करता है. और ये एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स होते हैं. और इन्हीं शॉक वेव्स के वजह से एक एक्सप्लोजिव नॉइज़ पैदा होता है जिसे हम कहते हैं सोनिक बूम्स. ठीक है, सोनिक बूम. तो मेन पॉइंट ये है कि सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है,
और ये क्या प्रोड्यूस करता है, शॉक वेव्स, और शॉक वेव्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सोनिक बूम। और इनफैक्ट अगर जेट फाइटर अगर किसी भी एक घर से गुजरता है, घर के पास से, तो अगर घर के जो खिड़कियाँ अगर ग्लास से बने होते हैं तो उस ग्लास में शॉक वेव्स का असर होता है और ग्लास टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉक वेव्स की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होता है विंडोज़ पर, और विंडो क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो सोनिक बूम क्या है, एक एक्सप्लोसिव नॉइज़ है जो क्रिएट करता है कौन, शॉक वेव्स। और शॉक वेव्स कहाँ से कॉज हो, मतलब क्रिएट होता है एयरक्राफ्ट की वजह से, जो स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है। ओके, उसकी वजह से होता है। तो अभी जो मैंने बोला कि ग्लास विंडोज़ जो होते हैं वो टूट सकते हैं जब एक शॉक वेव जो है सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट से प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो शॉक वेव्स होते हैं ना, उनमें एनफ एनर्जी होता है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, जो कि डैमेज कर सकता है, डैमेज कर सकता है, बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकता है, डैमेज कर सकते हैं बिल्डिंग्स को या फिर विंडोज़ को, ग्लास के विंडोज़ को स्पेशली। ठीक है, यही एनर्जी क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ओ वेट, 41 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या, इंटेंसिटी, लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस, पिच और क्वालिटी या फिर टिम्बर। ओके, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इको, रिवर्बरेशन, अल्ट्रासाउंड के यूजेस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉज भी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।